हेलो दर्शकों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टॉप प्राइस न्यूज सच के साथ। अभी हम आए दादरी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। यहाँ पर एक बहुत ही बड़े अनुभवी और बीजेपी में बहुत काफी समय से कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे जान लेते हैं, कार्यशैली के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर अपना? हरिओम शर्मा। शर्मा जी, अभी आप किस पद में हैं? बीजेपी में आप कार्य कर रहे हैं? नगर मंडल के अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। क्या नाम है सर अपना? राम प्रताप पाल। अच्छा, किस पद पे हैं सर आप? मैं पूर्व उपाध्यक्ष हूँ यहाँ अच्छा पर। अच्छा मैम, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ और मेरा नाम बॉबी देवी, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा जी जी सर, आप मुझे ये बताइए, बीजेपी में आप कब से कार्य कर रहे हैं? आप ऐसा कब से आप लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं? मैं तो बीजेपी में कम से कम 20-30 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि बीजेपी मेरी नज़र में बीजेपी को कोई पार्टी नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का नाम बीजेपी है, जो देश के संविधान को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। बीजेपी को मैं कोई पार्टी नहीं मानता, बल्कि देश के हित के लिए आगे बढ़ाने वाली पार्टी मानता हूँ। अच्छा। इसलिए मैं बीजेपी के लिए काम करता हूँ। और जितने भी लीडर बीजेपी में आ रहे हैं उसमें सर्वोच्च नाम तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ही आता है, लेकिन उससे पहले भी जो देश के लिए काम किया है बीजेपी ने सबसे अच्छा काम किया और देश के लिए बहुत अच्छा शुरू से ही काम करते आ रहे हैं। अच्छा। उनके लिए देश सर्वोपरि है, ना कि कोई पार्टी सर्वोपरि है। जनहित प्रिय नहीं, बल्कि वो राष्ट्र के हित में काम करने वाली पार्टी है। इसलिए मैं देश के लिए और राष्ट्र के लिए काम करने वाली पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। अच्छा, मैं अभी देख पा रहा हूँ और अभी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति चल रही है जी, और मैं किस मुद्दे पे आपसे बात करूं? जैसे मैं एक बार मुद्दा उठा लेता हूं, मैं अपने तरीके से उठा लेता हूं मुद्दा कि अभी मैं एजुकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। सर आप मुझे ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है एजुकेशन पे क्या काम कर रही है? यहाँ भी तो बीजेपी सरकार कार्य कर रही है। बिल्कुल सही बात पूछी आपने। और वैसे भी जो सवाल आपने पूछा वो मेरे से रिलेटेड ही है, क्योंकि मैं अध्यापन कार्य से ही संबंधित हूँ। मेरा अपना स्कूल है RSS एकेडमी के नाम से, ठीक है। और पिछले 20 साल से मैं स्कूल में ही कार्यरत हूँ, स्कूल से ही कार्य कर रहा हूँ। इस देश ने, इस सरकार ने, जब से, उससे पहले सरकार खराब नहीं थी, कांग्रेस भी अच्छी थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से उन्होंने निम्न तबके के बच्चे से लेकर के व्यापारी वर्ग के बच्चे के लिए हर के लिए काम किया है। हम स्कूलों में भी 25% कोटा निर्धारित कर रखा है, प्राइवेट स्कूलों में भी, जो हमें बच्चों को फ्री पढ़ाना ही पढ़ाना है। अच्छा। तो मैं तो मानता हूं कि इससे पहले ऐसा कहीं नहीं था। हमें मान्यता मिलने के साथ साथ ही हमको 25% कोटा उनके लिए रखना पड़ता है। 25% पर गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको बात करना चाहूंगा सर, एक बार मैं आपकी बात काटना चाहूंगा इस मुद्दे पर। सर आप मुझे ये बता दीजिए, उस 25% में क्या आप कितने लोगों से आप फीस प्राप्त नहीं करते होंगे हर महीने आप? हमारी जितनी स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ का 25% कोटा हम बच्चों के लिए रखते हैं। यदि मैं अपने पर्सनल स्कूल की बात करें तो मेरे 40 से 50 बच्चे ऐसे हैं जो फ्री पढ़ते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। और सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश है का, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी जो सरकार है वो इस तरीके से काम कर रही है, और बगल में एक बिहार स्टेट पड़ता है, और बिहार स्टेट को लेकर के अभी सरकार का, हमारे सरकार का क्या रुझान रहेगा, कैसे क्या स्थिति है सर, बताइए सर। बिहार सरकार का रुझान तो हमारे लिए यही है कि बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि वहाँ भी जैसे उत्तर प्रदेश में कार्य किए जा रहे हैं वैसे ही वहाँ पर भी कार्य हो। और इस समय पर जब से बीजेपी के समर्थन से वहाँ पर माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, तो वहाँ पर काफ़ी अंकुश लगाया गया है, क्योंकि वहाँ पर चोरी डकैती और ये लूटपाट बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसके ऊपर पूरा अंकुश जो है लगा दिया गया है। और भविष्य में सरकार हमारी वहाँ बनेगी और उसमें फिर और आगे और जो भी हमारे यहाँ की योजनाएं हैं, यहाँ की जैसे उत्तर प्रदेश में, वैसी योजनाएं वहाँ पर भी लागू की जाएंगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सर कितनी योजनाएं चल रही है उत्तर प्रदेश में? आप मुझे उनमें से करीब 4 से 5 योजनाएं आप गिनवाइए, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जिनको पूर्ण तरीके से सफल किया है। एक तो महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना है हमारी, जिसमें बहुत बड़ा योगदान है सरकार का हमारे। और इसके बाद आयुष्मान योजना है हमारे यहाँ, जिसको वो भी चालू कर रखा है। आयुष्मान कार्ड धारक जितने भी, उनको फ्री सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। और प्रधानमंत्री की आवास योजना है जो हमारे यहाँ, उसमें भी जो है प्रधानमंत्री की आवास योजना में बहुत ही गरीब तबके के लोग काफ़ी इन्वॉल्व थे उसमें, और उनको
काफी फ्री में ही घर टोटल बनवाए। लगभग सर, अब मैं आपसे फिर एक बात और काटना चाहूंगा। अब मुझे आंकड़े में आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को आवास मिले हैं और कितने लोगों को नहीं मिले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है गरीबी किस चरम पे चल रही है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो लेकिन सर आप मुझे उस हिसाब से संतुष्ट कीजिए कि कैसे कैसे हमारी सरकार जो आवास बांटने में पूरा सहयोग दे रही है, क्या है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए आप। इसके लिए मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि कितने आवास बनाए गए, लेकिन काफी मतलब जितने भी आवास जिनके फार्म भराए गए थे सबको आवास बनवा दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कोई। सर मैं आपको बता दूं, फार्म तो लाखों के हिसाब से भरते हैं, करोड़ों के हिसाब से फॉर्म भरते हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार हमारी सबको आवास देने में पूर्ण तरह से सफल हो जाती है? जो इस लाइन के अंतर्गत आते हैं जिनको चाहिए आवास, और उन्हीं को ही आवास लोअर नीचे से जो है लेखपाल के द्वारा उनको स्वीकृति होती है, उसके बाद तब फिर कि हाँ ये इसका इंटाइटल्ड है, पात्र है, उन्हीं को आवास दिए जा रहे हैं सभी को, ऐसा नहीं है। हाँ तो और मैं दर्शकों मैं थोड़ा सा खड़ा होना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं एक मैम है, मैम से मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ। और मैम नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। मैम आप किस पद में हैं आप? जी मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। मैम मंडल अध्यक्ष के क्या काम होते हैं, मुझे आप एक बार विस्तार से बताइए, और मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। जी जी तो मेरा काम देखो ये है, जैसे कि मतलब मान लो हमारे यहाँ पे जैसे मतलब कि लाइट नहीं आ रही है किसी की, तो जैसे तो हमें लाइट मतलब हम बुलाते हैं और लाइट लगवा देते हैं। अच्छा, ये आपका कॉलोनी का जो देख रेख आपको ये हमारी है। और हाँ। जैसे कि मतलब मान लो किसी की भी कोई भी जैसे परेशानी है, चौकी का या थाने का काम होता है, तो हम सर फोन पे बात करके और हम उनका कंप्लीट करवा देते हैं। आप उनको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं? बस हम तो यही कहते हैं कि जी मैं यहाँ से दादरी देहात से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम बॉबी है सर, और ऐसे के लिए परेशानी है, और बस वो मतलब मेरी बात मान लेते हैं। अच्छा, तो मैम मैं छोटा मोटा काम करवा लेते हैं, ऐसे बहुत बड़ा तो नहीं करवा पाते हैं। हाँ। लेकिन जैसे हम छोटे से पद पे हैं तो हम छोटा काम करवा देते हैं। अच्छा। जी सर। तो मैम मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, आप उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमारे सीएम योगी जी का क्या कहना है? जी हमारे देखो महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छा कार्य किया है। वो कैसे मैम? मतलब लगा लो कि 0 बैलेंस खाता भी उन्होंने खुलवाया सभी गरीबों के लिए। जिन्होंने कभी खाता मतलब खुलवाने के इच्छुक नहीं थे और नहीं उनका मतलब कभी कोई वो था, तो उन्होंने 0 बैलेंस खाता मतलब खुलवाया। ठीक है। दूसरा, लेडीजों के लिए उन्होंने पिंक टॉयलेट बनवाए। अच्छा जी। और जैसे तुम्हारी जनधन योजना है और तुम्हारे गैस कनेक्शन है, और मतलब ये सब महिलाओं के ही लिए करवाया है उन्होंने। मैम ये जो जनधन योजना वाले खाते थे, दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनधन योजना वाले खाते थे उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय क्या नाम है प्रधानमंत्री जी के थ्रू एक बात थी कि इनमें सबको 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या मैम वो तो फिर इनका जो जनधन योजना वाला तो वो तो ऑप्शन फ्लॉप ही हो गया? जी वो तो जी बताइए, जी बताइए सर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या पार्टी की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि 15 लाख रुपया जो है आपके जनधन खाते में डाला जाएगा। अच्छा, कभी नहीं कहा? कभी नहीं कहा गया। ये पहले जरूर कहा गया था कि जो पैसा विदेश में जो है ना गलत तरीके से चला गया है उसको वापस लाने की बात की गई थी। ये लोगों ने अपने तरीके से गलत एस्टिमेट किया गया कि 15 लाख रुपए हम देंगे। सर मैं आपको कभी नहीं कहा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपकी सरकार नहीं बनी थी, बीजेपी सरकार नहीं थी, तो 2014 में इलेक्शन में मोदी जी आते हैं, उन्होंने बोला था कि 20,000 करोड़ रुपए था जो विदेशों में जो काले धन के रूप में आप बताते हैं 20,000 करोड़ रुपए था, आज वही 60,000 करोड़ रुपए हो गया। तो और काला धन तो और बढ़ गया। आप लाने की बात करें तो और ज्यादा हो गया, वहां तो तिगना हो गया। आप काला धन कब लेके आएंगे ये बताइए, थोड़ा सा इस मुद्दे पे बताइए। आप तो शायद बीजेपी में बहुत समय से कार्य करते हैं, तो आपको और अच्छे से नॉलेज होगी। सर मुझे एक बार बताइए आप। हमारी पार्टी की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से या किसी बड़े नेता की तरफ से ये कभी नहीं कहा गया कि हम काला धन ला करके आप लोगों के खाते में डालेंगे। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा वहां से पैसा वापस आ जाए और विकास के कार्यों में लगे। वहां से वहां से पैसा आया भी है। आप गलत कह रहे हैं कि पैसा नहीं आया है। पैसा आया है, बहुत सारे खातों से पैसा यहाँ पर भारत में लौटा है। लेकिन सर आप देख लो, दर्शकों देख रहे हैं, मीम बन जाएगी सर आप देख लीजिए। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता ना, जो सरकार की तरफ से बोला गया था, ये बोला गया था कि हमारे 20,000 करोड़ रुपए था, हमारे काला धन के रूप में जो पैसा था उसको ला करके हम गरीब जनता में बांटेंगे, अपने देश की अर्थव्यवस्था में काम करेंगे, उसको विकास में लगाएंगे। आज वही काला धन 60,000 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है।
देखो ये तो एग्जैक्ट मुझे आंकड़े नहीं है जो आप बता रहे हैं, ये एग्जैक्ट आंकड़े आपके पास होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि स्विस बैंक से जो है ना बहुत सारे पैसे वापस आए हैं और विकास के कार्यों में लगे भी हैं, और विकास का जितना कार्य इस समय पर हुआ है इतना कभी नहीं हुआ था। अच्छा, किस घर घर तक जो है जल और मकान, शौचालय जितना इस सरकार ने दिया उतना कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि जो है ना ये स्वर्णिम काल चल रहा है भारत के लिए। अच्छा, तो सर आप एक टीचर हैं, तो मैं आपसे एक टीचर के ही नाते एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर आप मुझे बता दीजिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश में और हर जगह 22 स्टेटों में आज बीजेपी की सरकार है जी, ठीक है, कहीं डबल इंजन की है, कहीं इनके पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, 22 स्टेट्स में चल रही है। तो सर आप मुझे ये बताइए, कहीं ना कहीं जब हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, मैं विपक्ष में बैठता हूँ, मैं विपक्ष वालों से सवाल पूछता हूँ, तो उनको ये लगता है कि मैं बीजेपी वालों से सवाल क्यों नहीं करता। तो सर मेरा आपसे एक ही सवाल होगा कि सर आप मुझे ये बता दीजिए कि हमारे बीजेपी सरकार ने टोटल अब तक कितनी यूनिवर्सिटियों का निर्माण किया है, कितने कॉलेजों का निर्माण किया है। और मैं जहां भी बात आती है तो एक ही बात को विपक्ष भी लेकर बैठ जाता है कि भैया 26 से 27 हजार दारू के ठेके ओपन करा दिए, पहले 3 किलोमीटर था अब साला 1 किलोमीटर रह गया, तो अब हमारे लिए और आसानी हो जाती है जाने के लिए, दारू पीने के लिए। तो सर कहीं ना कहीं तो गलती है, तो थोड़ा मुझे इसको प्रॉपर तरीके से समझाइए आप। बिल्कुल बताने जा रहा हूँ मैं आपको। जहाँ तक की बात होती है कि यूनिवर्सिटियां बनने की, हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई यूनिवर्सिटियां बन चुकी हैं। वो कौन कौन सी सर आप? हाँ, जैसे अपने ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है। क्या नाम है उसका? जो इधर काशीराम के नाम से बनी है। काशीराम के नाम से, वो कब की है सर, वो बताइए आप। वो तो एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन काफी दिन हो गए, 10-12 साल हो गए उसको। ये इसी सरकार में बनी है। सर आप ये बताइए, काशीराम यूनिवर्सिटी जो है उसकी नींव कब थी और कब से आपने काम, अब कब देखी आपने, कभी आपने देखा? जो ग्रेटर नोएडा तो आपके बगल में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो यूनिवर्सिटी बनी है और बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई है। वो कौन सी है सर? आप मुझे किसी भी, मुझे सर्च करके दे दो गूगल पे, मैं खुद देख लूंगा, मैं तो खुद सर्च कर रहा हूँ सर। एजुकेशन के लिए जो यूनिवर्सिटियां पहले बनी हुई थी उनसे कहीं ज्यादा यूनिवर्सिटियां अब बन चुकी हैं। यदि बात की जाए कि ये सवाल जो है अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया था, हाँ। उन्होंने केवल इस यूनिवर्सिटी में कॉलेजों को यूनिवर्सिटी बताया था, जबकि हमारे यहाँ पर इलाहाबाद में भी यूनिवर्सिटी बनी है। उत्तर प्रदेश में जो कई यूनिवर्सिटियां, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। सर आप मुझे कोई भी 2 यूनिवर्सिटियों के नाम बता दो, आप क्या ही छोड़ दो। दिल्ली में कब बनी थी? अभी बनी। कितने दिन तक? कितने साल? मैम सरकार किसकी थी दिल्ली में? आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। सरकार किसकी थी? आईपी यूनिवर्सिटी जो बनी है वो किसकी सरकार थी सर, बताइए दिल्ली में। आप सर मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी हर हमारे माननीय आईपी यूनिवर्सिटी अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी। मैं यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर दिल्ली में यूनिवर्सिटी बनी है तो वो किसके सहयोग से बनी, किसके सरकार में बनी है, ये बताइए थोड़ा सा मुझे। बीजेपी के सरकार में बनी है और इसी ईयर बनी है। आईपी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बनी है, इसी बार उसका आगमन हुआ है। अच्छा, कितने दिन पहले हुआ है मैम? ये जुलाई में हुआ है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैम ने बोला कि दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी बनी है और आई मे बी के मेरी नजर में वो नहीं है। और भी मैं आपसे जान लेता हूँ सर। मैं यूनिवर्सिटी तो नहीं कह सकता, कॉलेज तो कई बने। कॉलेज के चलो 4 कॉलेजों का नाम बता दीजिए सर मुझे आप। नहीं जानकारी कोई, लेकिन मैं देखता रहता हूँ टीवी पर, कई बार देखते हैं। मैं बताऊँ टीवी पे क्या है, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि मतलब पर्दे के पीछे कुछ और होता है और कुछ फैक्ट रियलिटी में कुछ और होता है। तो आप जो टीवी पे देखा वो क्या है और जो पर्दे पे क्या है, और ये मैं आपको बताना चाहूँ ये लाइव कुछ और क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए टैक्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी मोदी जी ने अभी कुछ टैक्स को लेकर के कुछ ऐसी बातें बोली हैं कि जनता को दीपावली के एक तरीके गिफ्ट दिया है, तो सर उस गिफ्ट पे आपका क्या कहना है? जहाँ तक जीएसटी पहले से लगा हुआ था, जीएसटी में मैं मानता हूँ कि जीएसटी पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन सरकार ने विकास को देखते हुए, अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए जीएसटी में जो कमी की है वो प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए एक गिफ्ट मात्र है। अच्छा सर एक बात बता दीजिए, पहले 20%, 22%, 18% के जो स्लैब थे वो 5% और 12% पे हो गया, और रोजमर्रा की जो चीजें थी
जो 5% के टैक्स पे थी वो अब बिल्कुल फ्री भी कर दी गई है, जो 12% की थी वो 5% पे कर दी गई है। सर मैं आपको फिर आपकी बात काटना चाहूंगा। मैंने कल रिचार्ज किया था अपने फोन में, मैं 299 रुपए का रिचार्ज करता हूँ, और मैंने जब सुबह रिचार्ज किया तो वो 301 रुपए 302 रुपए का रिचार्ज हुआ। तो आप ये बताइए किस पे कम हुआ? देखिए अब खाने की बात कर लेते हैं। मैं बताता हूँ सर। दूध लेने गया था, मदर डेयरी से मेरे यहाँ दूध आता है, मैंने उस पर जाकर के चेक किया, मदर डेयरी पे भी वही हाल है। सर बताइए। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सीमेंट का कट्टा जो 380 रुपए का आ रहा था अंबुजा का, वो आज मुझे 350 रुपए का मिला। अच्छा। कम कैसे नहीं हुआ? हुआ है। और भी बता दूं आपको, पिछले 6 महीने पहले मैंने एक गाड़ी ली वैगनार के नाम से। मेरे पास 2 गाड़ी और भी थी, एक वैगनार गाड़ी ली रोजमर्रा के हिसाब से। वो मेरी लगभग 7,55,000 रुपए की पड़ी थी सीएनजी के साथ में। आज वही कीमत आज उसकी कीमत जो है ना 710 है। अच्छा। सर मैं एक बात और जानना चाहूंगा, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार हमारे जैसे हिसाब से काम कर रही है, अगर वही सरकार अगर बिहार में जाके स्थिति बनाती है, अगर सरकार बनती है, तो आप किस तरीके से बिहार को देखना चाहेंगे? आप सबसे अच्छी बात तो यदि योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार नहीं रहेंगे सर बिहार में तो कोई और ही रहेगा ना। अब उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी रहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करना चाहूंगा पहले, चूंकि आपने मुझसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पहला सवाल किया और आपने कंपैरिजन किया है बिहार को उत्तर प्रदेश से। जब से योगी जी इस सत्ता में आए हैं तब से नारियां सुरक्षित, व्यवहार सुरक्षित, और हर आदमी अपने आप को सुरक्षित पाता है। रात के 12 बजे कहीं भी निकल सकता है। जबकि मैं अपने आसपास के मार्केट की बात करूं तो मेरे मार्केट में भी जो है ना, अब रात को 9 बजे तक दुकानें खुली होती हैं, 6 बजे मार्केट बंद हो जाया करता था। मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा, मैं दादरी मार्केट की बात करता हूँ। ये हुई बात सुरक्षा की। जहाँ मैं बात काटना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में आपने बोला कि नारियां सुरक्षित है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, उत्तर प्रदेश में 65,743 मुकदमे दायर हैं जो रेपिस्ट हैं, जो रेप के केसेस हैं। और पर डे की बात करूं तो 59 मुकदमे पर डे होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो जीडी में रिपोर्ट चढ़ती है, जो अगर फैसले हो जाते हैं उनकी कोई नहीं है। तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षित है? आप बताइए। जवाब मेरे पास है। जी बताइए। अब आइए, अब आप कहने लगेंगे विपक्ष के ऊपर डालेंगे। मैं बता देता हूँ फ्यूचर क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ विपक्ष के ऊपर जवाब देता हूँ। जी बताइए, सीधा जवाब दीजिए आप मुझे। मेरे पास इसका सीधा जवाब है। पहले केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते थे। अच्छा। बहुत सारे रेप हो जाते थे, पुलिस वाले उल्टा भगा दिया करते थे कि केस। तो अभी आप 2014 में आपकी सरकार बनती है, 2012 का डाटा उठा लीजिए। पर डे की बात करूं तो मैं 9 केसेस आपके जितनी भी सरकारें थी 9 केसेस थे उनके, ठीक है, 8-9 केसेस होते थे पर डे। अब यहाँ पर बात कर लो तो 59 केसेस पर डे होते हैं, जिनमें उनको इंसाफ की बात तो खैर बाद की बात हो जाती है। अब जिसमें कुछ फैसले भी हो जाते हैं, कुछ ये भी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो सर सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं सर वो भी हमारी बहन बेटियां होती है जिनके गैर अत्याचार होते हैं। ये तो आप उसमें आपकी सरकार क्या किस तत्व पर काम करेगी? बिल्कुल सही बात है आपकी। अब उसके आगे इसका जवाब मेरे पास है, बड़े अच्छे से जवाब है। पहला कारण तो मैंने बताया कि पहले केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते थे। 2014 से पहले जो है ना, कितने के रेप के केस होते थे, कितने के मुकदमे जो है ना, सबके मिल जाएंगे। अगर आप 1975 के भी आंकड़े ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाएंगे आपको। मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ। उससे पहले जो है ना पुलिस रजिस्टर्ड ही नहीं करती थी, और ना ही जो है ना इतनी मीडिया हमारे पास थी कि मीडिया भी इतनी सक्रिय नहीं थी कि जो है ना सारी चीजों को बता सके। बहुत सारी चीजें बची रह जाती थी। लेवल की मीडिया तो सर आज भी नहीं बताती है। अगर मैं बात कर लूं तो बड़े लेवल की मीडिया की बात करूं तो बड़े लेवल की मीडिया तो आज भी नहीं बोलती है कि भाई इतने केसेस हो रहे हैं। मैं इसके आगे बता रहा हूं। दूसरा रीजन जो है, आप 2012 से या 2009 से कंपैरिजन 2025 को करेंगे तो जनसंख्या भी तो उसी लेवल से बढ़ी है। तो जनसंख्या अगर उस लेवल से बढ़ी है, उस लेवल में यदि परसेंटेज लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। यदि उस समय हमारी जनसंख्या 1 अरब थी और अब 140 हो रही है, तो उस हिसाब से परसेंटेज लगाएंगे तो वही डाउन चला जाएगा। आप गिनती में मत जाइए, आप परसेंटेज में जाइए तो आपकी संख्या कम हो जाएगी। सर आप हमारी एक बात बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे जो देश में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है जी। मैं बात करूं तो जैसे एक दलित हो गए, आधे पिछड़े लोग हो गए, जो भी है, मुस्लिम हो गए, करीब टोटल मैं आपको बात करूं तो 45% के आसपास ये सारे लोग होते हैं। 55 के आसपास हिंदू लोग हैं, ठीक है सर। हमारे देश को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। हमारे जो भी
महापुरुष हैं, जो ऋषि मुनि लोग हैं, वो भी आके बोलते हैं। और सबसे बड़ी पहले कहते हैं कि जी हमारे गाय का जो गौ माता है उसको माँ का दर्जा दिया जाना चाहिए, है ना। आप इस मुद्दे पे, आप इस बात पे क्या आप रखेंगे, थोड़ा सा बताइए मुझे इसके मामले में। मैं बिल्कुल इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। वो कैसे? हमारा संविधान ये कहता है। आप सर हिंदू नहीं है? बिल्कुल पक्का हिंदू हूँ, फिर? लेकिन मैं संविधान को पहले मानता हूँ, हिंदू बाद में हूँ। अच्छा, तो आप संविधान मैं को संविधान मानने वाले हैं? संविधान को पहले मानता हूँ। हमारे बड़ों ने, जो हमारे बुजुर्गों ने संविधान दिया था, उसमें धर्मनिरपेक्ष की बात की थी। उसमें कहीं भी ये बात नहीं कही गई थी कि किसी भी धर्म को आगे बढ़ाया जाएगा। और ना ही हमारी सरकार, सर कुछ लोग तो बोलते हैं सर, आपके कुछ लोग बोलते हैं कि जी, मुझे बात पूरी कर लीजिए। हमारी सरकार भी कभी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं है। हमारी सरकार, अब यदि हम बरेली की बात करें तो हमारे हिंदू लोग भी ये कहते हैं, हमारे नेता भी ये कहते हैं कि हम मना नहीं करते कि आप प्यार करो अपने धर्म को, लेकिन जब शिकायत आती है कि उसके नाम पर उपद्रव फैलाया जाता है, तब हमें ये कहना पड़ता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, हिंदू कोई भी नहीं है, 80% हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं। देख लो सर, वाइट बना लीजिए, मीम बना लीजिए। हाँ, कैमरे पे बोल रहे हैं सर आप? बिल्कुल। हाँ। बहुत सारे लोग आई लव मोहम्मद कहने वाली बात हमने कभी इनकार नहीं किया। आप अपने जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके जिनको आप मानते हैं, उन्हें जैसे मानना चाहें, जिसकी पूजा करना चाहें करिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उसके नाम पर जो है ना, प्रदूषण मत फैलाइए, उसके नाम पर उपद्रव मत फैलाइए। हमारा सिर्फ ये कहना है, हमारी भाजपा का भी ये कहना है, सभी बड़े नेताओं का भी ये कहना है। इससे कुछ लेना देना इसका नहीं सर, है। हमारे देश में एक हिंदू सभा संगठन भी है। जी हाँ, ठीक है, एक आरएसएस भी है। ठीक है, वो कहीं न कहीं हमारे जो गाय माता है उसको लेकर के कहीं न कहीं आए दिन चर्चित रहते हैं कि भैया हमारे जो राष्ट्रीय गौ माता है उसको राष्ट्रीय माँ का दर्जा दिया जाना चाहिए। आप इसमें कितना सहमत हैं आप? मैं 100% सहमत हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इस राष्ट्र की यदि संतति की शुरुआत करते हैं तो हम ये मानते हैं कि गौ को हमने पुराने समय से गौ माता का दर्जा दिया है। और उसके हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि सभी देवताओं का निवास गाय से स्टार्ट होता है। अच्छा, ठीक तो है, सर इसमें यदि गाय को गौ माता का राष्ट्र के हिसाब पर हमें दर्जा मिल जाए तो बुराई कुछ नहीं है। और ये मांग हमारी जायज है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र पहले था, हम कॉम्युनल बने, यहाँ पर दूसरे देशों से आकर आतताइयों ने अत्याचार किया, हमने उनको भी बर्दाश्त किया, हमने उनको भाई माना और हम रखते हैं, भाईचारा ही रखते हैं, उनके साथ कहीं वैमनस्यता नहीं रखते। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। आपने हमारे जो, जैसे अभी देश में उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी का राज चल रहा है, तो कहीं न कहीं तो उन्होंने, आपने बोला होगा कि गाय जो कट रही है आजकल, उस पर कहीं न कहीं तो आपने कुछ न कुछ, आपकी सरकार ने कुछ न कुछ कहीं न कहीं तो अंकुश लगाया होगा। बिल्कुल लगाया हुआ है। हाँ, वो कैसे लगाया हुआ है? वो ऐसे लगाया हुआ है कि आज जो है ना, पुलिस के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों द्वारा, गोरक्षक दलों द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाए उस पर तुरंत कार्य किया जाता है और गायों को बचाने का कार्य किया जाता है। अच्छा, ये पहले खुली सरकार की तरफ से है? ये हमारी सरकार की तरफ से है। सरकार की तरफ से भाजपा की बात मत करिएगा। हाँ। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से है। हाँ। यदि गाय के में सरकार तो भाजपा की है सर। मैं तो मना तो नहीं कर रहा हूँ इस बात से। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे योगी जी का इस बात पर विशेष ध्यान है। अच्छा, तो सर मैं एक बात और आपको बोलना चाहूंगा। देखिए, अभी हमारे जो देश में जो बीफ कंपनियां हैं, हमारे जो देश में जो गौकशी जो विदेशों में एक्सपोर्ट कर रही है, हमारे यहाँ से बीफ मतलब गाय का मांस होता है, उसको एक्सपोर्ट कर रही है विदेशों में। तो सर हमारा जो देश है एक्सपोर्टिंग के मामले में दूसरे नंबर पे है, तो कहीं न कहीं तो और ज्यादा गायें काटी जा रही हैं, तभी तो दूसरे नंबर पे हमारा देश बना है। सर आप बताइए, आप कह रहे हैं कि हमारे देश में गायों पे अंकुश लगा दिया गया है कि गाय नहीं कटेंगी। और भी मैं आपको बात कर लूं सर, और वही चंदा बीजेपी सरकार है कि 250 करोड़ रुपए चंदा ले लेती है बीफ कंपनियों से। और मैं आपको और एक बात और बताना चाहूंगा सर, जो बीफ कंपनियां चला रहे हैं, अलवर हो गया और फिरोजन आइल हो गए, ये जितनी भी कंपनी सबके चलाने वाले सब हिंदू हैं। तो कहीं न कहीं तो सर कहीं न कहीं तो ये दिक्कत आ रही है सर। इस पर कैसे आप अंकुश लगाएंगे? कैसे आपकी सरकार, बताइए, कब काम करेगी सर? आप बताइए। ये जो है ना, केवल सरकार को बदनाम करने की साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारी सरकार ना तो चंदा लेती है बीफ कंपनियों से, जो कहा जा रहा है, ये सब गलत कहा जा रहा है।
ये जो है ना दूसरी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। अच्छा अच्छा, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैं अभी कुछ न्यूज देख रहा था, मेरे पास एक अखबार की कटिंग है, उसमें लिखा है कि अगर आप बीफ कंपनियां जितनी भी बीफ कंपनियां चल रही हैं वो बिल्कुल टैक्स जीरो उन पे। तो सर कहीं ना कहीं तो सरकार की तरफ से या कहीं न कहीं हम लोगों की तरफ से तो उनको टैक्स फ्री किया गया है, बताइए आप भी, मतलब इसका मतलब ये सीधा और भी कट होगा। क्या आपके पास इस बात के आंकड़े हैं? बिल्कुल है। या कहने मात्र से है? नहीं सर, मेरे पास है, मेरे वो लगा देंगे, हम आपको दिखा देंगे दर्शकों। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज सच के साथ, जो सर ने बोला है, जो आंकड़े हैं हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे। ऐसे नहीं है कि हम बोल ही रहे हैं, हम आपको फैक्ट के साथ वो चीजें दिखाएंगे। तो दर्शकों मैं एक ही बात करना चाहूंगा सरकार से, क्योंकि इस पर थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जो कंपनियां चला रहे हैं वो भी हिंदू हैं, और जो हमारे देश में सरकार जो नीचे से लेकर के ऊपर तक लोग बैठे वो भी हिंदू है। कहीं ना कहीं गायों के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है, उस पर प्रॉपर तरीके से काम करें। और आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज सच के साथ, कैमरामैन हारून जी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।